गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे हम अपना जो अगला वीडियो है अपना, जिसमें मैं अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदला है उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दूं, निर्देश दे दूं। ये देखा गया है आप लोगों के द्वारा कि वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं है और उससे पहले ही आप क्वेश्चंस की मांग करने लग जाते हैं। जब तक आप वीडियो पूरा देखोगे नहीं तब तक आपका कोई फायदा नहीं होगा, आपके पेरेंट्स के जो पैसे लग रहे हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे, ठीक है ना। हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखो, समझो, उसके बाद आप क्वेश्चंस जो है आपको जो डाल दिए जाएंगे आप उस क्वेश्चंस का आंसर्स कीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। पढ़ोगे नहीं तो नुकसान में आप लोग ही रहोगे, ठीक है। सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा इसको देखिए। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदला है हम इसकी चर्चा करते हैं। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरफ खिलाफ थे, जो जैसा हमने पहले देखा ही था। 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जमीन सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई थी। अब किसानों को क्या था, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की छूट मिल गई थी, ठीक है ना। इन जो सामंत थे उनकी जमीनों पर कब्जा करने की छूट किसको दी गई थी, सामंतों किसानों को मिल गई थी। अब मकान मालिकों को क्या किया गया कि मकान मालिकों के बड़े बड़े बंगलों को, ठीक है ना, उनकी जरूरत के हिसाब से छोड़ के बाकी के छोटे छोटे हिस्से करके बेग्राम बांट दिए गए थे। यानी जो मकान मालिक थे उनके जो बड़े बंगले थे उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए रखकर बाकी का क्या कर दिया गया, छोटे छोटे हिस्से करके बेगरों को बांट दिया गया था, ठीक है, बेगरों को बांट दिया गया। अब सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई थी। क्यों बदली गई थी, ताकि वो परिवर्तन को स्पष्ट तरीके से बताया जा सके, ठीक है, कि परिवर्तन हुआ है। बोल्शेविक पार्टी, इसने अपना नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रखा, ठीक है। अब संविधान सभा का चुनाव किया गया। तो 1917 में क्या हुआ कि जो नवंबर में चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस चुनाव में लेनिन को बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को, देखिए, जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, ठीक है ना। लेनिन ने अब खारिज कर दिया, बोल्शेविक सरकार है, सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर रही है, तो लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया, ठीक है, और कहा कि असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। यहाँ पे जो लेनिन है वो अपनी तानाशाही को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर असेंबली ने उसकी बातें नहीं मानी थी तो उसने असेंबली को बर्खास्त कर दिया और सीधा ये कहा कि भाई जो असेंबली की से ज्यादा अच्छी क्या है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है, ठीक है ना। यानी ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं रही। अब मार्च 1918 में क्या होता है कि बोल्शेविकों ने अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक पार्टी ने ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है कर ली थी, ठीक है ना। अब देखें, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है ना। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को क्या मिला, देश की संसद का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये लेनिन की अपनी तानाशाही थी जो उसने अपनी पार्टी को क्या मिल गया, एक दर्जा दे दिया, संसद का दर्जा दे दिया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था, ठीक है। जहां पहले दो दलीय राजनीतिक व्यवस्था थी, अब यहाँ पे एक दल रह गया, ठीक है। अब ट्रेड यूनियनों पर सरकारी नियंत्रण रहता था। पहले क्या था कि ट्रेड यूनियन पे सरकारी नियंत्रण रखा गया नहीं था, तो अब इन पे सरकार ने अपना नियंत्रण रखा था। गुप्तचर पुलिस, देखो, गुप्तचर पुलिस का कार्य यह था कि बोल्शेविक पार्टी की आलोचना करने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी पार्टी हैं, जो भी अपोजिशन वाले हैं, उन सबको इसको क्या करना है, दंडित करना है। क्या करना है, दंड देना है इसको, ठीक है ना। पार्टी के द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लग गया था। अब पार्टी ने इतनी सारी सेंसरशिप लगा रखी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो अभिव्यक्ति के जो साधन होते हैं उस पर बैन लगाया जाता है, ठीक है। अब बैन लगाने से क्या होगा कि जो काम सरकार जो कहेगी उनको वही वो काम करेगी, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि आपको यही छापना है तो उनको वही छापना है। ऐसी चीज करने की वजह से क्या हुआ कि पार्टी के जो लोग थे उनका भी मोह भंग होने लगा। ये सरकार क्या कर रही है, सरकार सही नहीं कर रही है, ठीक है ना। कि जिस मकसद से उन्होंने उसको अपनाया था
वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। अब देखिए गृह युद्ध, देखो बोल्शेविकों के जमीन के पुनर्वितरण के आदेश के कारण रूसी सेना टूटने लगी। ठीक है, इन बोल्शेविकों ने क्या किया कि जमीन का जो पुनर्वितरण हुआ था, जमीन के पुनर्वितरण हुआ तो पुनर्वितरण के जो आदेश के कारण रूसी सेना क्या होने टूटने लगी। ज्यादातर किसान क्या थे, सिपाही थे, वे भूमि पुनर्वितरण के कारण घर लौटना चाहते थे। अब किसान सिपाही भी क्या थे, किसान थे, तो जितने भी युवक थे उनको सेना में भर्ती किया गया था। ये जो सैनिक कौन थे, किसान थे। अब ये अपने घर लौटना चाहते थे क्योंकि भूमि का क्या पुनर्वितरण होगा, इस वजह से क्या सेना टूटने लगी और इसी वजह सेना छोड़ के जाने लग गए। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा कर दी। अब क्या थे, जो गैर बोल्शेविक समाजवादी जो थे, उदारवादी थे और राजशाही के जो समर्थक थे, जो जार के समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक विद्रोह की क्या की निंदा की। उनके नेता, ठीक है ना, उनके जो नेता थे दक्षिणी रूस में इकट्ठे होकर बोल्शेविकों, जिनको रेड्स कहा जाता था क्योंकि ये लाल कलर की वर्दी पहनते थे, से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लग गए थे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों यानी कि व्हाइट्स का ये नियंत्रण रह गया था। अब देखिए 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य में क्या था कि जो ग्रीन्स, जिनको सामाजिक क्रांतिकारी कहते थे, और जो जार समर्थक थे ये व्हाइट्स यानी ये व्हाइट कपड़े जो पहनते थे, उनका नियंत्रण था। अब उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। यानी जो दूसरे देश थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, ये भी इनको समर्थन दे रहे थे। अब ये सभी चाहते थे कि रूस में समाजवाद ना तो फले फूले, ठीक है ना, समाजवाद रूस में होना नहीं चाहिए, इनकी सबकी इच्छा यही थी। तो इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई थी। ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि गृह युद्ध हो रहा है तो लूटमार तो होगा ही, डकैती होगी, भुखमरी होगी, क्योंकि सरकार तो खुद उलझी हुई है दूसरी समस्या में, तो वो लोगों की समस्या को किस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अब व्हाइट्स जो थे, व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति की हिमायती थे, यानी जो चाहते थे कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपना लिया था। ठीक है, व्हाइट्स होते हैं जार समर्थक। जार समर्थक जो लोग थे वो कहते थे निजी संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन जब किसानों ने जमीन को अपना कब्जा किया तो उन्होंने उनके खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया और उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली हुई थी। ठीक है ना, मुस्लिम जो लोग थे वहां पे, उन्होंने भी इनको क्या किया कि उनकी मदद से इन्होंने भी मदद की थी और गैर रूसी राष्ट्रवादियों ने भी मदद की थी, इससे उन्हें कामयाबी मिली। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी थी। अब क्या हो रहा था कि जो रूसी उपनिवेशवादी जो थे वो बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। रूस के जहां जहां उपनिवेश थे वहां पे भी बोल्शेविक विचारधारा चल रही थी, लोग मानते थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी थी। ठीक है, अब मध्य एशिया स्थित खीवा में, मध्य एशिया में जगह है खीवा, यहाँ पे बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। ठीक है ना, जो मध्य एशिया में जो खीवा है वहां पे बोल्शेविक जो उपनिवेश थे, तो बोल्शेविक उपनिवेशों में क्या कहता है, समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय यानी वहां के लोगों, वहां के जो राष्ट्रवादी थे, जो देशभक्त थे, उनका कत्लेआम करवाया। ठीक है, अब देखिए ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है, बोल्शेविक सरकार क्या करे। यहाँ पे एक तो वो कत्लेआम करवा रही है, ठीक है ना, करना क्या चाहती है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, जिसे हम USSR कहते हैं, ठीक है ना, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों को द्वारा स्थापित किया गया और राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई।
ठीक है। आंशिक रूप में क्या हुआ कि अब ये जो समस्या थी कि सरकार चाहती क्या है, अब इसके लिए निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, ज्यादातर जो गैर रूसी राष्ट्रीयताएं जो थी उनको सोवियत संघ यूएसएसआर बनाया गया। दिसंबर 1922 में क्या हुआ कि रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों के द्वारा, ठीक है, ये यूएसएसआर स्थापित किया गया था और इसी के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्ता दे दी गई थी। यानी स्वायत्ता का मतलब फ्रीडम इनको मिली थी। किसमें मिली थी? राजनीतिक फ्रीडम इनको मिल रखी थी। हाँ देखें, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी। हाँ, लेकिन क्या था, बोल्शेविकों ने क्या किया था, जो स्थानीय सरकार थी, ठीक है ना, उन पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां थोपी गई थी, जैसे घुमंतुवाद को रोकना, ठीक है ना, ऐसी कड़ी कोशिश। अब लोग जो होते हैं काम की तलाश में देश से तो घूमते हैं, जातियां होती है वो भी देश से तो जाती है, उनको रोकने के लिए ऐसे काम इन्होंने दिए थे जो कोई मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं था, ठीक है ना। इसलिए भी विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए थे, ठीक है। अब देखें समाजवाद का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे गृह युद्ध के दौरान, जब गृह युद्ध हो रहा था उस समय बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा था, ठीक है ना। उन्होंने कहा जो भी उद्योग है, जो बैंक, उनको राष्ट्रीयकरण कर देंगे, मतलब उनको सरकारी दर्जा मिल जाएगा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। यानी ऐसी जमीन जिनको समाज को सौंप दिया गया था, उसको उस पर खेती करने की छूट दी। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। यानी जितने भी किसानों का जो जब्त किए थे खेत है, उन पर उन्होंने कहा कि सामूहिक खेती आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सामूहिकता क्या होती है बताने में उन्होंने कोशिश की। अब बात आती है कि शासन के लिए केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था लागू की गई थी, तो यानी सेंट्रल सिस्टम शुरू किया गया था शासन के लिए। अब देखो जो अफसर थे, अफसरों का प्रमुख कार्य क्या था, वो ये हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, ठीक है ना। ये ऐसा कहते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम करेगी, उसका हिसाब कौन लगा रहा है, यहाँ पे अफसर लगा रहा है। अफसर को ये प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है ना। अब इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। यानी 5 साल के लिए क्या करेंगे, 5 साल के लिए पहले ही मतलब लक्ष्य निर्धारित करेंगे, भाई हमसे आज से 5 साल के लिए हमें ये काम करने। जैसे हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं एग्जाम के लिए, वैसे ये लोग भी कुछ अपने इसी तरह प्लानिंग बनाने लगे थे, ठीक है ना। और इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है, जो भारत भी अपनाता है, हमने ये जो योजना है ये हमने रूस से ही ली है, उसके संविधान से हमने ये चीज ले रखी है। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाएं, तो पहले 2 पंचवर्षीय योजनाएं जब उन्होंने बनाई थी, एक तो 1927 में शुरू हुई थी, 1927 से 1932, और दूसरी जो शुरू हुई थी 1933 से 1938 के बीच में। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया, इस दौरान में 5 वर्षीय जो यानी 10 वर्षीय योजनाएं बनी, इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। यानी उद्योगों को विकास करना है और उद्योगों को विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी तरह की जो कीमतें स्थिर कर ली थी, जितनी भी कीमतें उसको क्या कर ली, रोक ली, उसी जगह पे जितनी उनकी कीमत है। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिलती है, ठीक है ना। यानी अगर नियोजन यानी जो योजना है, अगर वो सेंट्रल योजना सिस्टम के अंतर्गत हो जाए, आर्थिक विकास यानी जो आपकी जो इनकम है जो बढ़ेगी, है ना, यानी देश का जो आर्थिक विकास होगा वो क्या हो जाएगा, उसको काफी स्पीड मिल जाती है। अब औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, ठीक है ना। यानी ये जो क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र हो गया, तेल का क्षेत्र हो गया और स्टील का जो उत्पादन है, इसमें 100% वृद्धि की इन्होंने 1929 से 1933 के बीच में। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए उस समय। पहले औद्योगिक शहर बहुत कम थे, पिछड़ा हुआ था। अब क्या हो गया, इसमें नए नए औद्योगिक शहर आगे यानी बन गए, विकसित हुए। तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। अब सरकार का क्या आदेश है कि निर्माण कार्य बहुत तेज हो। अब जो प्रेशर उन पर पड़ रहा था, जो कार्य की जो स्थिति है वो क्या होगी, खराब होने लगी। जब जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो हम सही तरीके से इंसान जो काम नहीं कर पाता है। फिर मैग्नेटोगोर्स्क शहर, ये एक शहर है, मैग्नेटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया था। देखिए एक स्टील संयंत्र जो होता है, जहाँ पे स्टील बनाई जाती है, उसका निर्माण करना इतना आसान होता नहीं है, कई साल लग जाते हैं। लेकिन निर्माण कार्य इतना तेजी से किया था, इतना दबाव था कि 3 साल के दौरान ही इसको पूरा करना पड़ा।
अब ये जो 3 साल मजदूरों के लिए बड़ी खतरनाक तरीके से निकली, बहुत सख्त जिंदगी उनको निकालनी पड़ती थी क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था उनको, ठीक है ना। और ऐसी जिंदगी निकालनी पड़ी कि जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुक गया था, ठीक है ना, क्योंकि काम का प्रेशर इतना था, काम बराबर हो नहीं पा रहा, तो 550 बार काम तो रोका गया था इनके, ठीक है। अब रिहायशी क्वार्टरों में, जो रिहायशी क्वार्टर है जहाँ पे मजदूर रहते थे, जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे, ठीक ना। अब जहाँ पे क्वार्टर था मजदूरों के, जाड़ों यानी सर्दियों के समय शौचालय अगर जाना है तो -40 डिग्री का तापमान था, उस समय उनको 4थी मंजिल से सीढ़ी से उतर कर जाना पड़ता था। आज की तरह लिफ्ट होती नहीं थी, सीढ़ी थी, सीढ़ी से उतर के सड़क के पार दौड़ के जाएंगे कहाँ पे, शौचालय के लिए। ये एक स्थिति ऐसी है कि आपको बहुत तेज प्रेशर आ रहा है और उस समय बाथरूम के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा भाग के, तो आप सोचो क्या स्थिति होगी उस समय उस व्यक्ति की। तो ये स्थिति इनको रोज करनी पड़ती थी। अब शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई थी, यानी शिक्षा व्यवस्था को विस्तार दिया गया था। फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, इनको कुछ ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो विश्वविद्यालय स्थापित करने के बाद इनको दाखिला दिलाने के लिए इंतजाम किए गए, ठीक है ना। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियां खोल दी गई, जैसे हमारे यहाँ आंगनवाड़ियां होती है वैसे उन्होंने बालवाड़ियां खोली ताकि वहां बच्चे जो हैं महिला कामगार काम कर सके, बच्चे वहां पे खेल सकें। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, यानी ये जो कामगार हैं, जो किसान हैं, जो महिला हैं, उनको स्वास्थ्य सेवा भी कैसे उपलब्ध करवाई जा रही है, सस्ती, ताकि वो उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। अब देखिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन कैसे थे, सीमित सरकारी संसाधन होते थे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, स्टालिनवाद और सामूहिकरण आता है। अब स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या चीज है ये समझते हैं हम। देखिए नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। खेती में जो सामूहिकरण इन्होंने किया था उससे जो तबाही हुई से जुड़ा हुआ था ये शुरुआती दौर। 1927 और 1928 में क्या हुआ, रूस के शहरों में अनाज की कीमतें क्या कर दी गई, तय कर दी गई कि जो अनाज की जो कीमत होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। जिस तरह के भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा बाजार नियंत्रण किया था, वैसे रूस में भी सरकार ने वैसे ही कार्य किया। अब क्या हुआ कि उससे ज्यादा कीमतों को अनाज बेच भी नहीं सकता था, ठीक है ना, लेकिन किसानों को तो नुकसान ही होता है, तो किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो उनकी मेहनत लगी, जो उनका पैसा लगा वो रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम आपको इस कीमत पर तो हम अपना सामान नहीं बेचेंगे, ठीक है, तैयार नहीं थे। अब आता है स्टालिन। अब लेनिन जो है उसका पतन के बाद क्या हुआ कि लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए क्या किया, कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब किसान बेच नहीं रहे तो स्थिति खराब हो रही है। उन्हें लगने लगा कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेचे। उन्होंने तो ये सोचा कि जो किसान और जो व्यापारी है कीमत बढ़ने की उम्मीद से क्या कर रहा है, वो अनाज नहीं बेच रहा है। भाई कोई भी जो व्यापारी जो किसान है वो क्या चाहेगा, उसकी जो उत्पाद है, जो उत्पादन उसका ज्यादा से ज्यादा उसको पैसा मिले, और इस चीज के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं, इसी वजह से वो ये कर रहे थे कि भाई अनाज भाव बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अनाज अपना बेच देंगे। जिस तरीके से मेहंदी बेचने के लिए लोग वेट करते हैं कि नहीं करते हैं, बस सेम की सेम स्थिति वैसे ये लोग भी अपने कर रहे थे। अब देखिए स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज जब्त करना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। सट्टेबाजी होता है ना कि भाई जिसमें कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको पैसा लगाना, उसको सट्टेबाजी कहते हैं। तो ऐसे व्यापारी के पास जो जितना में अनाज जमा है उसको जब्त करना जरूरी कर लिया था। ऐसे स्टालिन ने सख्त कदम उठाए थे। अब 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादित इलाकों का दौरा किया। अब उन्होंने पार्टी के जो सदस्य थे उनको कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे उन इलाकों में जाओ जहाँ पे अनाजों का उत्पादन होता है, ठीक है, और एक जो व्यवस्थित उसका ब्यौरा लेके सर्वे करके आओ, मतलब आप लोग, ठीक है, ऐसा उनको आदेश दिया गया। अब देखिए क्या होता है, उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। अब जो पार्टी के सदस्य गए, किसानों जबरदस्ती अनाज खरीद रहे, जो सरकारी जो तय कीमत है, भले वो बेचे चाहे नहीं चाहे, जबरदस्ती उनको क्या कर रही है, छीना उसका सरकारी रेट उनको पैसे दिए, ठीक है ना, और जो कुलक हैं उनके ठिकानों छापे मारे।
अब देखिए कुलक है क्या, तो रूस में जो संपन्न किसान है उनको कुलक कहा जाता था। ठीक है, अब जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला किया गया। अब इन्हें इतना सारे जतन किए अनाज की कमी को पूरा करने के लिए, जब लोग अनाज खरीद रहे हैं, कुलकों के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं, व्यापारी के गोदामों पर छापे मार के अनाज जब्त कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी क्या हुआ, अनाज की कमी पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, अब जब कमी पूरी नहीं हो रही है तो रूस में अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला किया कि खेतों में काम कैसे होगा, सामूहिक रूप से काम अब करवाएंगे। अब इस फैसले के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि अनाज जो है, ठीक है ना, कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। अब ये कहते थे कि अनाज की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। अब 1917 में क्या किया, जमीन किसको दी गई, किसानों को सौंप दी गई थी। 1917 में ऐसा किया गया था कि जमीन है किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना, आप किसानों के पास क्या थे, छोटे खेत थे। अब छोटे खेतों में आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैसे अपना सकते हो, मशीनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, छोटे खेतों में तो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अब आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, कुलक जिनको संपन्न किसान कहते हैं उनको सफाई करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया था। ठीक है ना, अब देखो, अब आधुनिक खेत विकसित करने क्या करना पड़ेगा, मशीनों से काम करवाना पड़ेगा। अब मशीन से काम करवाने के बड़े खेत चाहिए तो कुलकों का सफाई करेंगे। किसानों जमीन छीन ली गई जो पहले दी गई थी उनको, और उसके बाद राज्य का अपना नियंत्रण कर लिया गया, तो बहुत बड़े खेत बनाने शुरू किए उन्होंने। अब इसी दौरान स्टालिन का सामूहिकीकरण का प्रोग्राम शुरू होता है। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। ठीक है, उन्होंने कह दिया सभी किसान क्या करेंगे, सामूहिक खेतों में काम करेंगे। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए थे। जितने भी जमीन थी, जो साजो सामान थे, सामूहिक खेतों में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके ग्रुप को दिए गए। सभी किसान खेतों पर काम करते थे और कोल खोज, जिसको हम सामूहिक खेत कहते थे, कि मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। अब किसान सब सामूहिक रूप में काम कर रहे हैं और जो सामूहिक खेती से जो मुनाफा और किसानों क्या कर रहे हैं, बांटा भी जा रहा है। सरकार तो पता कोशिश कर रही है। अब इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे तो नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो अमीर है उसको भी मिल रहा है और जो गरीब है उसको भी उतना ही मिल रहा है, तो नुकसान तो हो रहा है। ठीक है ना, तो किसान गुस्सा हो गए। गुस्सा हुए तो उन्होंने क्या किया कि अपने जानवरों को उन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1929 से 1931 तक मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई थी। जो मवेशी पहले बहुत ज्यादा थे उनकी संख्या में क्या होगी, 1/3 कमी आ गई। अब सरकार ने देखा कि भाई ये समूहीकरण का विरोध बहुत ज्यादा होने लगा है, तो समूहीकरण का विरोध करने वालों को सरकार ने बहुत सख्त सजा देना शुरू कर दिया। अब किसानों का ये कहना था कि न तो वे अमीर है, न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते। वो कहते भाई हम अमीर तो है ही नहीं और हम समाजवाद के हम विरोधी भी नहीं है, समाजवाद के हम विरोधी भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वो अलग अलग कारणों की वजह से खेतों में काम करना नहीं चाहते थे। अब 1933 में खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। यानी उसी दौरान 1930 और 33 में फसलें खराब हुई तो सोवियत इतिहास का इतना बड़ा भयानक अकाल पड़ा कि 40 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है ना, 40 लाख बहुत बड़ी संख्या है। अब देखिए क्या होगा, पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लग गए थे। पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ में, मतलब नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक उत्पादन हो रहा था उसमें उत्पादन में जितना भ्रम पैदा हो रहा है, मतलब काम कैसे करना है उनको समझ में नहीं आ रहा था, और सामूहिकरण के परिणाम क्या हो गए उनकी आलोचना पहले ही करने लगे थे कि भाई आप ये सही नहीं करें। अब स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर क्या कर दिया, बहुत सारा आरोप लगा दिया। ठीक है ना, स्टालिन और जो सहयोगी है उन्होंने कहा कि आलोचक बहुत ज्यादा उन्होंने क्या लगाए, आरोप लगा दिए थे। ठीक है ना, आरोप लगाए थे और कई सारे जो लोग थे उनको बंदी बना दिया गया था। ठीक है ना, सख्त सजा देनी शुरू कर दी गई। देशद्रोह के
आरोप तक उनके लोगों के ऊपर लगाए गए थे। 1939 तक, यानी 1939 तक क्या हुआ, 20 लाख से ज्यादा लोगों को जेल या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ठीक है, और कई लोगों पे मतलब जो है, जिन्होंने आरोप मतलब जिन लोगों ने कोई नहीं किया था उन पे भी जो है आरोप लगाए गए थे, और आरोप लगाकर उनको जबरदस्ती मतलब जो है जेल में डाल दिया गया था, और बहुत सारे लोगों को तो यातना देकर मरवा दिया गया था। और ऐसे उनमें ऐसे कई लोग थे जो पेशेवर लोग थे, मतलब जो मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग होते हैं ना, समझदार लोग थे, बहुत अच्छा काम उनको आता था, ऐसे लोगों को भी इसने क्या कर दिया, मरवा दिया था। अब रूसी क्रांति, अब देखो रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है, हम वो देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी। ठीक है, अब जिस तरीके से बोल्शेविक काम कर रही थी और सत्ता को अपने कब्जे में किया था, और किस तरीके से जैसे वो शासन चला रही थी, यूरोप में जितनी भी समाजवादी पार्टी थी वो सहमत थी। वो बोलते ये तो बहुत गलत तरीके अपना रहा, मतलब ये कार्य सही नहीं है। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड ने भी क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन, जिसको हम बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहते हैं। ठीक है ना, कॉमिंटन क्या होता है, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, में हिस्सा लिया। ये सोवियत संघ तो थे ही, उसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे देश के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ये एक संस्था थी, इसके सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 1920 की बात है। और बोल्शेविकों के द्वारा जो बनाए गए जो कॉमिंटन्स थे, उनको बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहते हैं, उसमें हिस्सा लिया। ठीक है ना, और इस तरीके से क्या हुआ कि एक पिछड़ा हुआ जो देश है महाशक्ति बन चुका था। ठीक है ना, अब ये जो रूस जो था, जिसने बहुत ज्यादा एक विकट जो समय इसने अपने जीवन में लोगों ने देखा है, जिस स्थिति से लोग जो गुजरे हैं, उस स्थिति से गुजरते हुए भी लोगों ने बहुत अच्छा मतलब सहयोग करते हुए जो है अपने आप को विकसित बनाया था। इनका औद्योगिक जो है औद्योगिकरण हो चुका था। ठीक है ना, बहुत सारे नए औद्योगिक क्षेत्र बन चुके थे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ चुका था। ठीक है ना, सामूहिक खेतीकरण जो है वो भी बड़े पैमाने पे की जाने लग गई थी। तो इन तरह से क्या हुआ कि रूस में जो है काफी सारे परिवर्तन भी आए। ठीक है ना, उद्योगों में जो बहुत सारा जो सामान बिकने लगा था, उससे लोगों को उद्योगों में काम भी मिलने लगा। लोगों को सामान बिकने से उनकी जीवन स्तर में सुधार आने शुरू हो गया था। ठीक है ना, सरकार ने भी जो स्वास्थ्य सेवाएं दी थी, शिक्षा व्यवस्था भी उन्नत बना ली थी। ठीक है ना, और हर तरीके से मतलब लोगों की सहायता करने से क्या हुआ, इनका स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, तो उन्होंने काम भी, इनका बहुत ही उत्पादन भी जो है बहुत अच्छा होने लग गया था। और इसी की वजह से लोगों की अथक प्रयास की वजह से क्या हुआ कि रूस एक महाशक्ति बन गया था। ठीक है ना, तो प्रश्न है आपके सामने है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, ये आपको बताने हैं। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। कुल्लक क्या होता है और स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, इसके बारे में आप अपने विचार जो है लिखेंगे। और देखिए, लिखने से पहले जो काम आप कर रहे हो, काम को अलग अलग नोटबुक में काम करना है, ऐसा नहीं कोई रफ काम कर रहे हो, क्योंकि बाद में जब भी स्कूल खुलेगी हम इनको जांचेंगे और फिर उस समय आपको एक साथ सारा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए भी सही नहीं होगा ना। हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम आपकी इतनी सारी कॉपी एक साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप जो है जो भी काम करें अभी से व्यवस्थित तरीके से करें, अच्छी हैंडराइटिंग में करें, और कम से कम अपनी कॉपी के बाद नाम, सब्जेक्ट जो भी है और तारीख में, जिस तारीख का जो काम है उस तारीख को आप लिखें और काम करें। इससे होगा क्या कि आपको भी पता होगा किस दिन हमने क्या काम किया है, और उसी के अनुसार जो होगा जब भी स्कूल खुलेगी एक टेस्ट हम इसका जरूर ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से कीजिए। और जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा नहीं देखोगे तो आपको ही नुकसान रहेगा। पूरा देखिए वीडियो को और अच्छे से काम कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए। ठीक है ना, बहुत बहुत थैंक यू आपका।